डियर स्टूडेंट्स, हम दोबारा से रेशियोज़ को आज डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पहले जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में बेटा हम लोगों ने जो प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था नेट प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ तक ओ लेवल एंड ए लेवल का बिल्कुल सेम है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अभी दो रहती हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पांचवी रेशियो आ रही है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रुप की है वो क्या है, दैट दिस इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न जो है वो प्रॉफिट को कहते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे। ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है इसको कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आसान है। कंपनी में नेट प्रॉफिट से 2 स्टेप पहले हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड भी कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है जिसमें आप क्या क्या चीज़ें लोगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। इससे भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। या एक और इसका फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। तो इन शॉर्ट कैपिटल एम्प्लॉयड ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी को कहते हैं या लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ द कंपनी को कहते हैं। इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इस इन्वेस्टमेंट ना बोलें, लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ द कंपनी बोलें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, तो दोबारा देख लें। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होगा कंपनी के शेयर कैपिटल, कंपनी के रिजर्व्स और कंपनी की नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। इन सबको ऐड करें आप। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में दो चीज़ें आ जाएंगी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में दो चीज़ें आ जाएंगी, बैंक लोन आ जाएगा और डिबेंचर्स आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में इस तरह का डेटा नहीं दिया हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए तो आप ये सेकंड फार्मूला यूज़ करें, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा जी, अब रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर इसका आंसर बेटा आ रहा है 17%, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर आंसर आ रहा है 17% तो इसका क्या मतलब होगा कि बेटा अगर आप $100 कैपिटल एम्प्लॉयड लगाएं बिजनेस में, $100 कैपिटल एम्प्लॉयड इंजेक्ट करें बिजनेस में, तो 1 साल बाद आपको 17% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने इसको बहुत सीरियस होके पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, फिर बेटा जब रोज़ का आंसर आता है ना तो आप उसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, जैसे बैंक डिपॉजिट्स हैं। अब आपका जो रोज़ आया से 15% आया, बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है 20%। इसका क्या मतलब है कि बेटा आपने फाइनेंस लेके जो बिज़नेस में लगाया हुआ है ना उससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको बैंक दे देता अगर आप पैसे अपने बैंक में डिपॉजिट कर लेते। आप कोई भी फैक्ट्री चला रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चीज़ें बेच रहे हो, लेकिन वो इतने प्रॉफिटेबल आप नहीं हो, आप उससे ज़्यादा पैसे बैंक में डिपॉजिट रख के कमा सकते थे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को आप बैंक डिपॉजिट के साथ कंपेयर कर सकते हो, बैंक डिपॉजिट के इंटरेस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो। याद रखें बैंक डिपॉजिट जो है वो इंटरेस्ट फ्री होता है, सॉरी, रिस्क फ्री होता है। रिस्क फ्री का मतलब है कि आपके वो पैसे डूबने का चांस नहीं होता। एग्जाम्पल 5 है, पेल कंपनी है। इसका बेटा हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है 2017 और 2016 का। तो चले निकालते हैं जी। फार्मूला को दोबारा देख लेते हैं। हमें चाहिए ऊपर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपको सेल्स दी हुई हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर ऑपरेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो सेल्स को फिर मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट जो दे दी है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेटा हम ले लेंगे और उसमें से ऑपरेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 108 माइनस 43, ये 2017 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। हो, तो बेटा ये देखो, ये शेयर कैपिटल दिया हुआ है हमें, ये हम लेंगे। ये शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, ये रिज़र्व होता है। रिटेन अर्निंग्स दिए हुए हैं, ये भी रिज़र्व्स होते हैं। तो शेयर कैपिटल और रिज़र्व्स ऐड हो जाएंगे जी। और हमें चाहिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में बैंक लोन आ जाएगा। तो ये चार चीज़ें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो 105 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 30,
ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, मल्टीप्लाई बाय बेटा 100 कर देंगे। अब देखते हैं कि इन सब को ऐड वगैरह करके हमारे पास जो है वो क्या अमाउंट आती है। सो हमारे पास जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है जी वो 65 का आ रहा है, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ रहा है वो 167 का आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो देखते हैं अब इसका डिवाइड करके आंसर क्या आता है। 38.92%। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर शो करना है, ठीक है। तो 38.92%। आपने इसको राउंड ऑफ करके 39% नहीं लिखना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें। अच्छा, 2016 में बेटा इसी तरह हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो 121 ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से 55 माइनस कर देंगे, 121 माइनस करेंगे बेटा इसमें से 55, फिर डिवाइड करेंगे तो वही अमाउंट्स हम यूज़ करेंगे जो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने यूज़ की थी। ये तीनों हमारे पास कैपिटल और रिजर्व्स आ गए, और ये देखें 25, ये हमारे पास बैंक लोन आ रहा है, ठीक है। तो हम अब ऐड करते हैं, 140 कैपिटल है, 30 शेयर प्रीमियम है, ये रिज़र्व होता है, 8 हमारे पास रिटेन अर्निंग्स हैं, और फिर 25 जो है वो बैंक लोन है। फिर बेटा फर्दर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो 66 आ जाएगी बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट आ रही है 200, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करना। अब देखते हैं हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। जी बेटा 33%, एग्जैक्ट 33% आ रहा है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 33% एग्जैक्ट आ रहा है। तो अगर आप देखो 2017 इज़ मच बेटर, आपने 8.92% ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है एज़ कम्पेयर टू 2016, ठीक है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? याद रखें, जब आपका रोस इम्प्रूव हो रहा हो तो उसकी 2 रीज़न होती हैं। या तो ऊपर वाली फिगर आप इम्प्रूव कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इम्प्रूव कर रहे हो, हालांकि ये दोनों सेम है, या जो डिनोमिनेटर है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड वो कम हो रहा है। तो यहाँ देखो पिछले साल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड था 200, और इस साल जो करंट ईयर है 2017 167 का है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपने बैंक लोन जो है वो आपका कम हो गया, ठीक है, और इसी तरह जो आपके पास जो रिज़र्व्स हैं वो भी कम हुए हैं, जिनकी वजह से। और अगर आप कैपिटल को देखो तो पिछले साल कैपिटल भी ज़्यादा था, आपके पास 140 था, इस साल 105 है, तो इससे कैपिटल एम्प्लॉयड इम्प्रूव हुआ है जी। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखो तो हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई है एच एंड सी वाली, ठीक है। तो हमने फिर इनका रोस कैलकुलेट करना होगा टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो एच का रोस निकालने के लिए हमें पहले चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो बेटा वो तो हमें दिया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये दिया हुआ है, देखो कैलकुलेट करके उसने दिया हुआ है। सो दिस विल मेक इट ईजी फॉर अस, ठीक है। ओके जी, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है जी, सही है। इसको हमने डिवाइड करना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड पे। अब मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का ना दूसरा फार्मूला यूज़ कराता हूँ यहाँ पे। देखो जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फार्मूला ये है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। देखिए टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं ताकि दोनों आपको इस्तेमाल करने आ जाएंगे। तो टोटल एसेट्स अगर आपने बेटा फाइंड आउट करने हैं तो ये देखो मेरे पास नॉन करंट एसेट्स दिए हुए, 600 जो हैं वो एच के हैं, और 530 जो हैं वो सी के हैं। इसी तरह जो करंट एसेट्स हैं हमारे पास वो भी हमारे पास नज़र आ रहे हैं हमें, 250 जो है वो एच के हैं, और 190 जो हैं वो सी के हैं। इसमें से अब हमने करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करनी है, ठीक है। देखो टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, तो टोटल एसेट्स कैसे निकालने, हमने नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स ऐड किया तो टोटल एसेट्स आ गए, करंट लाइबिलिटीज़ निकाल दें जी बेटा। तो ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो $50 की करंट लाइबिलिटी एच की है, $40 की सी की है। ओके, सही है जी। अब हम इसमें ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन फेयरली इजी है। तो 200 हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें तो 600 प्लस 250 माइनस 50, ठीक है, और फर्दर ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा हमारे पास जो यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो आएगा जी 200 डिवाइडेड बाय
695 multiply by 100. Okay, the answer is 28.77%, close to 2 decimal places. ठीक है जी। इसी तरह सी का अब हम निकाल लेते हैं रोज़। तो इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, देखिए 170, डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 530, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स 190 के हैं, माइनस कर देंगे इसमें से करंट लाइबिलिटीज़ 40 की, इनटू 100। ठीक है जी। ओके, तो हमारे पास ये 170 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 630 का, इनटू 100, डन। ओके, सो इफ़ वी सी बेटा, हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो 26.98% आ रहा है। तो अगर आप देखो कंपैरेटिवली जो एच है उसकी रोज़ जो है वो बेहतर है सी से, 28.77% है, और सी की जो है वो 26.98% है, तकरीबन 1.8% हायर है एच की। तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि एच का जो है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा है, ये एक मेन रीज़न है। ठीक है, और एच जो है वो ज़्यादा अच्छा अपनी इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर रहा है, फाइनेंस को अच्छा मैनेज कर रहा है। ठीक है, बहरहाल, बट देर आर सर्टन वेज जिनके थ्रू हम जो है वो अपने रोज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने ग्रॉस प्रॉफिट को इम्प्रूव करना चाहिए, फिर हम अपने ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, फिर हमें अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को रिड्यूस करना चाहिए, या हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें हाई रिटर्न्स आ रहे हैं। इन सब चीज़ों से रोज़ बेहतर हो जाएगा। ओके बेटा, अब इसके बाद ये नई रेशो है एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशो। ये एएस में तो है, ओ लेवल में ये रेशो नहीं है, लेकिन आप ओ लेवल वाले बच्चे फिर भी ये रेशो पढ़ लें, पता नहीं चलता, कभी कभी आ जाती है। ये आसान रेशो है जी, एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशो। हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं वो हमारे रेवेन्यू मतलब सेल्स, मतलब नेट सेल्स, उसका कितने परसेंट बनता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो सन जो है बेटा, उसके ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं इस एग्जांपल में 23,000 के, और इसके जो रेवेन्यू है, जिसको आप सेल्स भी कहते हो या नेट सेल्स भी कह सकते हो, तो ये है। तो बेटा डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता चला कि जो सन है उसकी एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशो है 12.78%। इसी तरह हम मून का एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशो निकाल लेते हैं। तो 18,000 एक्सपेंसेस हैं बेटा, यहाँ देखें मून के, और उसका रेवेन्यू है 194,000। तो आप इसको डिवाइड करें 194,000 इंटू 100। सही है जी। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 9.28%। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने निकालना है। तो अगर आप देखो तो इनमें से कौन सा बिज़नेस बेहतर है बेटा, अगर आप देखो तो जो मून का बिज़नेस है वो बेहतर है, क्योंकि उसकी एक्सपेंसेस की जो परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू सेल्स वो कम है। तो एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशो में वो वाला बिज़नेस बेहतर होगा जिसकी परसेंटेज कम आएगी। मून अपने एक्सपेंसेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, उसका रेवेन्यू भी देखो ज़्यादा है। मून का रेवेन्यू 194,000 है, उस सन का 180,000 है। सन जो है उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, हो सकता है वो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर रहा हो, मार्केट में अपनी जगह बना रहा हो, इसलिए ज़्यादा प्रमोशन कर रहा हो। तो कोई भी आपकी रीज़न हो सकती है, मून की डिप्रिसिएशन कम हो सकती है, सन की डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो सकती है। सो देयर आर मैनी रीजंस फॉर डैट। अब आगे चलते हैं, फिर हमारे पास बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ अब कवर हो गई हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स लिक्विडिटी रेशोज़। याद रखें जो लिक्विडिटी रेशोज़ हैं वो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के कॉम्बिनेशन से निकलती हैं। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को हम यूज़ करते हैं। वैसे लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू टर्न इट्स एसेट्स इनटू कैश। एक बिजनेस की एबिलिटी कि वो कितने जल्दी अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करता है, ये एक लिक्विडिटी की जनरल मीनिंग है। ठीक है, देखो बेटा, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप बाज़ार जाते हो, आपके पास एक गोल्ड की रिंग है और आपके पास एक लेट से लैपटॉप है। अब आपको पैसे चाहिए, आप दोनों बेचना चाह रहे हो, गोल्ड की रिंग भी बेचना चाह रहे हो, लैपटॉप भी बेचना चाह रहे हो, तो ज़्यादा जल्दी कौन सी चीज़ बिक जाएगी? गोल्ड की रिंग ज़्यादा बिक जाएगी। इट मीन्स कि गोल्ड की लिक्विडिटी ज़्यादा है, वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कैश में। लैपटॉप पता नहीं कोई ले ना ले, कितने कस्टमर उसमें से कीड़े निकालेंगे, जी ये ऐसा है तो वैसा है, फिर पैसे देते वक्त भी बहाना करेंगे,
तो लिक्विडिटी मीन्स कि एक बिज़नेस जो है उसके पास कितने अच्छे करंट एसेट्स हैं जिनको वो कन्वर्ट करेगा कैश में ताकि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे कर सके। लिक्विडिटी रेशोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दो स्टेक होल्डर्स के लिए, एक आपके ट्रेड पेबल्स हैं और एक बैंक्स हैं। जब आप उधार पे गुड्स ख़रीदने जाते हो सप्लायर्स के पास जो कि ट्रेड पेबल्स बन जाते हैं आपके, वो आपकी लिक्विडिटी रेशोज़ चेक करके आपको उधार पे चीज़ बेचेगा। अगर आपकी करंट रेशो या लिक्विडिटी रेशोज़ ख़राब हैं तो वो कभी भी आपको उधार पे चीज़ नहीं बेचेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आपकी कैश जनरेटिंग एबिलिटी बहुत लो है। इसी तरह अगर आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने तो बैंक आपकी लिक्विडिटी रेशोज़ चेक करेगा आपके बिज़नेस की। अगर लिक्विडिटी रेशोज़ अच्छी हैं तो बैंक आपको लोन दे देगा, प्रॉफिटेबिलिटी को भी साथ साथ वो देखेगा। लेकिन लिक्विडिटी को वो इसलिए देखेगा कि वो आप टाइम पे इंटरेस्ट दे सकोगे कि या नहीं, और टाइम पे आप लोन की कैपिटल अमाउंट वापस कर सकोगे या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। हम लोन की जो मेन अमाउंट होती है ना उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें हमारे पास पहली रेशो आ रही है जी करंट रेशो। इट इज़ क्वाइट सिंपल। इसमें हमने टोटल करंट एसेट्स जो हैं, मैं टोटल का वर्ड लिखता हूँ, टोटल करंट एसेट्स जो हैं उसको बेटा हमने डिवाइड करना होगा टोटल करंट लाइबिलिटीज़ में जी। अब टोटल करंट एसेट्स, जितने भी करंट एसेट्स हैं उन्हें ऐड कर दें और जितने भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें भी ऐड कर दें, और फिर टोटल करंट का एसेट्स जो हैं सम उसको टोटल करंट लाइबिलिटीज़ भी डिवाइड कर दें। अब करंट एसेट्स में याद रखें मैक्सिमम 6 चीज़ें आ सकती हैं: क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये एक नई चीज़ है आपके लिए, अक्सर आपने एसएफपी में ये नहीं देखी होती, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स को कहते हैं, जैसे आप बॉन्ड्स या इस तरह किसी सिक्योरिटी में आप पैसे लगा लें, 3-4 महीने में वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है जी कैश एट बैंक, वो पैसा जो बैंक में पड़ा है, और कैश इन हैंड। तो ये याद रखें करंट एसेट्स में 6 चीज़ें आती हैं। इसी तरह जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं बेटा उनमें 3 चीज़ें आती हैं मैक्सिमम। ट्रेड पेबल्स आ सकते हैं, अदर पेएबल्स आ सकते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है। तो आप इनको जब ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगी। मतलब अगर आप देखो तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इस रेशो को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो आंसर जो आएगा वो, जैसे अगर आंसर आ रहा है जी 2, तो आपने उसके आगे लिखना है 2:1, कि हमारे पास 2 करंट एसेट्स मौजूद हैं एक करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए। याद रखें आपने करंट लाइबिलिटीज़ तो पे करनी ही करनी है, आपने डे टू डे एक्सपेंसेस भी तो पे करने हैं ना। तो जनरली ये देखा गया है कि अगर करंट रेशो आपकी 2:1 या उसके करीब है तो ये सेटिस्फैक्ट्री है, बेहतर है। 2 से कम नहीं होनी चाहिए और 2 से बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट याद रखें कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की करंट रेशो बहुत डिफरेंट होगी एक सर्विस बिजनेस से या एक रिटेलिंग बिजनेस से। ठीक है, ओके। याद रखें करंट रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है, ये अक्सर पेपर में आ जाती है। अच्छा बेटा, अगर आपकी करंट रेशो जो है वो बहुत लो है, करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं। ओके, तो इट मींस कि आप अपनी करंट लाइबिलिटीज़ टाइम पे नहीं पे कर पाओगे, आपको जो है वो सप्लायर से फर्दर उधार पे चीज़ें लेने में दुश्वारी होगी, आप सप्लायर्स को टाइम पे पैसे नहीं दे पाओगे तो कैश डिस्काउंट्स भी नहीं मिलेंगे आपको, और अगर आपके पास कैश ही नहीं है तो जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ टाइम टू टाइम आती रहती हैं उनको आप अवेल नहीं कर सकोगे। अच्छा बेटा, अब देखो अगर आप टोटल करंट एसेट्स को टोटल करंट लाइबिलिटीज़ पे डिवाइड कर दो तो वो करंट रेशो बन जाती है, लेकिन अगर आप टोटल करंट एसेट्स में से टोटल करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो तो फिर उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ये डॉलर में आ रहा होता है। तो क्वेश्चन में दोनों चीज़ें मांगी जा सकती हैं, तो हम देखते हैं ज़रा कि क्या करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये अब हम करंट रेशो निकालते हैं। जिंगल कंपनी है जी, जिंगल कंपनी है, इसकी 2017 एंड 16 के हमारे पास ये डाटा दिए हुए हैं। अब ये देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये जो वैल्यूज़ है ना ये करंट एसेट्स की वैल्यूज़ हैं, है ना। और ये जो आपके पास ये 3 नज़र आ रही हैं ये हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ हैं, है ना। तो अब हम ये करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है, तो हम जल्दी से इसकी करंट रेशो निकाल लेते हैं। तो 9000 करंट एसेट्स है प्लस 4000 प्लस 800 प्लस
1400, ये सारे करंट एसेट्स में ऐड कर रहा हूँ। ये फॉर्चुनेटली हमें एक ही गो में दिए हुए हैं, एक ही सीक्वेंस में दिए हुए हैं, तो ये मेरे करंट एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने इनको डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटीज़ पे, तो 6000 ट्रेड पेबल्स हैं, इसमें हम ऐड करेंगे 2000 जो कि अदर पेबल्स हैं, और फिर बैंक ओवरड्राफ्ट 0 है। तो ये सब कर कर आके बेटा जो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आते हैं, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, जो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी 15,600 के। ठीक है, और जो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 8000 की। बस आपने इसको सिंपल डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.95। देखिए बेटा 1.95 तो आंसर आ रहा है, लेकिन आपने इसके साथ रेशो 1 भी लिखना है, तो रेशो 1। अब अगर आप देखो तो ये 1.952 के बहुत करीब है, तो इट मीन्स ये रेशो अच्छी है। चलें अब 16 का भी चेक कर लेते हैं इसी तरह। तो हमारे पास जो टोटल करंट एसेट्स हैं, ये ब्लू वाले सारे ऐड कर दें तो ये करंट एसेट्स हैं। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं जी 9800 प्लस 3700 प्लस 500 प्लस 200, ये सारे करंट एसेट्स ऐड हो गए। नीचे आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ आ रही हैं 9000 प्लस 1000 प्लस 900। बिल्कुल ठीक है। अब टोटल करंट एसेट्स जो हमारे पास बन रहे हैं जी, वो बन रहे हैं 14,200, और करंट लाइबिलिटीज़ जो बन रही हैं वो 10,900 की बन रही हैं। ओके जी, ये सब करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1.3, लेकिन आगे रेशो 1 में खुद लिखूंगा। ओके, तो बेटा अगर आप देखो तो 2017 में आपकी करंट रेशो है 1.95 रेशो 1। कहने का मतलब ये है कि आपको $1 ऑफ करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए $1.95 मौजूद हैं आपके पास। सो दिस इज़ गुड, 2 के करीब है, दिस इज़ गुड। लेकिन 2016 में वो बहुत बुरी थी, 1.3 रेशो 1 थी। आप ये समझ लो कि $1 ऑफ करंट लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास $1.3 ऑफ करंट एसेट्स मौजूद हैं, जो कि बहुत कम है, क्योंकि आप $1 तो आप जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ को दे दोगे तो पीछे $0.3 आपके डेली एक्सपेंसेस के लिए रह जाएंगे, जो कि बहुत कम है। सो आपने इम्प्रूव किया है, 2017 में आपने इम्प्रूव किया है। तो करंट रेशो कैसे इम्प्रूव होती है? जब आप अपने करंट एसेट ज़्यादा कर लो, या आप अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करो किसी तरीके से, ट्रेड पेबल्स को कम करो, अदर पेबल्स को कम करो, तो इससे आपकी करंट रेशो इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा जी, अब हम यही टॉपिक है, यही क्वेश्चन है। अब इसमें बेटा हमने क्या करना है कि करंट रेशो नहीं निकालनी, बल्कि आपने वर्किंग कैपिटल निकालना है। तो 15,600 हमारे पास करंट एसेट्स थे, तो 8,000 हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ थी। तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल डॉलर में आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल जो हमारे पास डॉलर में आ जाएगा, वो देखते हैं कितना आता है। 15,600 में से 8,000 निकाल दें बेटा, तो 7,600, ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल इधर आ गया। अच्छा जी, फिर इसके बाद 2016 का कैसे निकालेंगे? 14,200, ये टोटल करंट एसेट्स हैं, इसमें से बेटा निकालें टोटल करंट लाइबिलिटीज़ जो कि हैं 10,900। तो हमारे पास बेटा इसका जो आंसर बनेगा वो आई थिंक बन जाएगा जी 4200 है, इसमें से 10,900 निकाल दें। ठीक है, तो 3300 मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 2017 बेहतर है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मौजूद है, जिससे आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस पे कर सकते हो, क्योंकि 15,600 में से तो 8,000 आपने देने ही देने हैं करंट लाइबिलिटीज़ के ना, तो पीछे जो पैसा बच जाएगा डैट वुड बी योर फॉर योर डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल 9। इसमें भी हमने करंट रेशो ही निकालनी है, 2 डेसिमल प्लेसेस। चलें अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन को अगर आप देखें तो कहते हैं फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू सबवे कंपनी एट ईयर एंड। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं सबसे पहले ज़रा करंट एसेट्स को अलग करता हूँ। देखो ये तीनों हमारे क्या हैं जी, करंट एसेट्स हैं, और ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं ये भी मेरी करंट एसेट्स हैं। तो ये जो येलो मैंने कर दिए ये करंट एसेट्स हैं, और जो बाकी ये बीच के दो हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल्स, ये मेरी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो करंट एसेट्स को ऐड करते हैं जी, 17,000 है प्लस 5,500 है
प्लस 3100 है और फिर प्लस करेंगे 4000, ठीक है। ये करंट एसेट्स आ जाएंगे, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, तो 800 है बैंक ओवरड्राफ्ट, और ट्रेड पेएबल्स हैं बेटा 11000, ठीक हो गया। तो मेरे पास जो टोटल करंट एसेट्स आ रहे हैं बेटा वो 29,600 के आ रहे हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ जो आ रही हैं 11,800 की आ रही हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.51। तो आगे रेशो 1 आपने खुद लिखनी है। अच्छा जी, 2014 का भी निकाल लेते हैं। तो इन्वेंट्री से शुरू करें। 14,000 की इन्वेंट्री है आपके पास। करंट एसेट्स हम ले रहे हैं पहले 14,000, प्लस करेंगे हम उसमें से 4,400, फिर प्लस करेंगे हम इसमें 2,000, फिर प्लस करेंगे हम उसमें 3,500, फिर डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज़। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 300 का है और 15,000 का बेटा आपके पास जो है वो ट्रेड पेएबल आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सब करने के बाद हमारे पास जो टोटल करंट एसेट्स बनते हैं वो 23,900 के बनते हैं, और आप उनको करंट लाइबिलिटीज़ पे डिवाइड करें 15,300 पे, तो ठीक है जी। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1.56 रेशो 1 आ रहा है। डैट वाज बैड। इस मीन्स कि 2015 हम बेहतर जा रहे हैं, हमारी रेशो 2 के करीब हो गई है। 2014 में इसका मतलब है हमें लिक्विडिटी के मसले आए होंगे, हमारे पास कैश की शॉर्टेज हो गई होगी। तो याद रखें, अगर रेशो 2 या 2 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो कैश की शॉर्टेज नहीं होगी, लेकिन अगर 2 या 2 से कम है रेशो तो कैश की शॉर्टेज हो सकती है। तो कैश की शॉर्टेज अगर आ जाएगी बेटा तो हम कैसे अपने वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करें? ओनर को बोलें जी फर्दर इन्वेस्टमेंट करें बिज़नेस में, पैसों की कमी है, पैसे चाहिए, बैंक से लोन ले लें, कैश आ जाएगा आपके पास। कैश का ही तो मसला है। अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई नॉन करेंट एसेट फालतू पड़ा हुआ है, बेच दें उसको। ओनर को बोलें कम ड्राइंग्स करे ताकि कैश बिजनेस में से आउट ना हो। सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखें, सप्लायर्स को थोड़ा लेट पैसे दे दें। कोशिश करें कि आप उधार पे चीज़ें मत बेचें, कैश पे चीज़ें बेचें तो कैश ज़्यादा हो जाएगा। या अगर आप कस्टमर्स को लॉन्ग क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, 90 डेज़ 100 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, तो उसको कम करके 30 डेज़ 40 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दें, और उनको इनकरेज करें। अगर जल्दी पेमेंट के लिए उन्हें इनकरेज करते हुए उन्हें अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी ऑफ़र करें, ठीक है बेटा। तो ये सब इसमें ये आ जाएगा। अच्छा, अब जो है वो आपने एक बात याद रखनी है। देखो, जैसे मैंने करंट एसेट्स को येलो कर दिया था, तो आप अब पेपर में क्या कर सकते हो? देखो, पेपर में आप ये कर सकते हो कि आप इनके आगे लिख लो। जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री आप लिख लो जी, ये हमारा CA है, करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल के आगे लिख लो जी, ये हमारा CA है, करंट एसेट है। कैश इन हैंड के आगे लिख लो जी, ये करंट एसेट है, ठीक है। इसी तरह इसके आगे लिख लो कि ये हमारा करंट एसेट है, और इसके आगे लिख लो जी बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट करके। ट्रेड पेएबल्स लिख लो तो करंट लायबिलिटी है। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बाकी रेशो का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अच्छा बेटा, करंट रेशो अब आपने पढ़ ली है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विडिटी रेशो में एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो जो है उसको हम क्विक रेशो भी कहते हैं। ये रेशो जो है नॉर्मली करंट रेशो के साथ ही मांगी जाती है। इसका फॉर्मूला देख लें क्या है, टोटल करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो अगर आपने करंट रेशो निकाली हुई है तो उसके बाद एसिड टेस्ट रेशो निकालनी आसान हो जाती है। जब आप करंट एसेट्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल देते हैं तो आपके पास जो एसेट बचते हैं ना वो क्विक एसेट्स बचते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना वो सबसे लीस्ट लिक्विड एसेट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब है अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स हो सकता है अगले पूरे साल आपके पास पड़े रहे और बिके ना, और अगर बिकते भी हैं तो वो 2 स्टेजेस में बिकते हैं। पहले कस्टमर आएगा, उधार पे ले जाएगा, फिर उधार का पीरियड लेगा, फिर बाद में जाके पेमेंट करेगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ द लीस्ट लिक्विड एसेट। तो हम इसको क्विक रेशो इसलिए कहते हैं कि हम करंट एसेट्स क्विक एसेट्स लेते हैं। इन्वेंट्री को निकाल दें अगर करंट, देखो करंट एसेट्स थे 6, उनमें 6 में पहला था क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर हम उनमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दें तो बाकी जो 5 करंट एसेट्स रह जाते हैं वो क्विक एसेट्स होते हैं, वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ट्रेड रिसीवेबल 40-50 डेज़ में दे देंगे, अदर रिसीवेबल्स भी कैश जल्दी आ जाता है, बैंक कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, कैश है, जल्दी पैसे आ जाते हैं। अच्छा बेटा, अब एसिड टेस्ट रेशो जो है उसमें से इन्वेंट्री हमने निकाल दी है। अच्छा, तो 1:1 अगर आ रही है तो जनरली एक्सेप्टेबल है, जनरली सेटिस्फैक्ट्री है। इसका मतलब है कि $1 ऑफ करंट लायबिलिटी वापस करने के लिए
आपके पास $1 ऑफ क्विक एसेट्स मौजूद है। चलिए बेटा, एग्जाम्पल 10 ये उसी की कंटिन्यूएशन है जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सो इफ़ वी सी, हमारे पास उसी तरह ये जो पहली चार आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये करंट एसेट्स हैं, इनको मैं ब्लू कर देता हूँ, और बाकी नीचे ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स जो हैं वो मेरे जो हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ हैं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ऊपर से जाके दोबारा अमाउंट्स देख के आता हूँ। देखो ये यही जिंगल कंपनी वाला क्वेश्चन है ना। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। मैं देख लूँ ज़रा वैल्यूज़ सेम है कि नहीं। जी मुझे लगता है शायद वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं है जी, शायद कोई थोड़ी गड़बड़ है। तो चलें इसको हम खुद से सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो अगर हम देखें तो करंट एसेट्स अब हम ऐड करने लगे हैं, तो 9000 प्लस 4000 प्लस 1400 प्लस 400, ये हमारी टोटल करंट एसेट्स आ गए। और करंट लायबिलिटी, अब इसमें से देखो टोटल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करनी है, तो इन्वेंट्री आपके पास आ रही है 9000, फिर डिवाइड करेंगे हम करंट लायबिलिटीज़ जो कि हैं 6000 प्लस 2000। ठीक हो गया जी, सही है। तो अगर हम इन सब को प्लस माइनस करके जो भी आता है देखें तो 14800 आ रहा है करंट एसेट, और क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 8000 की आ रही हैं। ये करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.725 सॉरी, रेशो 1 आ रहा है। सो 1 के करीब है, सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक ट्रिक मैं आपको बता दूं। देखें, जब आप तो सारे करंट एसेट्स को ऐड कर रहे हैं और फिर इन्वेंट्री उसमें से निकाल रहे हैं, तो अगर आपने सिर्फ एसिड टेस्ट का क्वेश्चन करना है तो आप इन्वेंट्री को छोड़ के बाकी एसेट्स ऐड कर लेना। जैसे अब यहाँ पे जो बाकी एसेट्स हैं इनको मैं ऑरेंज करता हूँ, ये जो आपके एसेट्स हैं ना इन्वेंट्री को छोड़ के, इनको अगर आप ऐड करें तो वही बनता है वो जो है आपके पास जो क्विक एसेट्स हैं वो हमारे पास इधर आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी। मैं एक मिनट ज़रा इसकी कैलकुलेशन चेक कर लूँ, मुझे लगता है कि शायद कोई गड़बड़ है यहाँ पे जी। तो 9000 प्लस 4000 प्लस 1400 प्लस 400, हाँ ठीक है। इसमें से मैंने 9000 नहीं निकाला। ये बेटा ज़रा दोबारा देख लें, इसमें से जो 9000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ना वो मैंने माइनस नहीं की। ओके, अच्छा मैंने इसको यहाँ देख लिया। तो 14800 में से अगर हम 9000 निकालें तो 5800 के हमारे पास क्विक एसेट्स आते हैं। तो अगर आप ये ऑरेंज वाले जो 3 करंट एसेट्स हैं ना इनको ऐड करें तो तब भी 5800 ही आता है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। इसको 8000 पे बेटा डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आया वो देखें कितना आएगा, अब दोबारा चेक करना पड़ेगा। 58000, हाँ जी ठीक आ रहा है, आंसर सही आ रहा है। 0.725 रेशो 1 ये आंसर आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बेटा ये बताया है कि एसिड टेस्ट रेशो निकालने के लिए आप सारे करंट एसेट्स को ऐड कर रहे हो और फिर उस पर से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर रहे हो। तो ये तरीका भी ठीक है। ये तरीका ज़्यादा यूज़फुल तब है जब आप पहले से करंट रेशो निकाल चुके हो। लेकिन अगर आपने पहले से करंट रेशो नहीं निकाली हुई तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को छोड़ के जो बाकी एसेट्स हैं ना वो सारे ऐड कर लें। मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये ऐड कर लें तो क्विक एसेट्स आ जाएंगे। नीचे करंट लायबिलिटीज़ उसी तरह ही। अच्छा बेटा, अब इधर चलते हैं। तो हमारे पास ये 9800 आ रहा है, करंट एसेट्स 3700 आ रहा है जी, फिर हमारे पास 900 आ रहा है और फिर 200 आ रहा है। ये करंट एसेट्स हो गए, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करें, फिर करंट लायबिलिटीज़ पे डिवाइड करें तो 9000 और प्लस 1000, ये हो गया जी। अगर इस सबको हम सॉल्व करें तो 4800 जो है हमारे पास तकरीबन बनते हैं क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 10000 की बनती हैं। अब मैं एक मरतबा इसकी कैलकुलेशन दोबारा चेक करूँगा क्योंकि हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो। 9800 प्लस 3700 प्लस 900 प्लस 200 और 14600 आता है। मैं आपको प्रॉपर लिख के बताता हूँ। 14600 ये टोटल मेरे करंट एसेट्स बनते हैं। इसमें से मैं निकाल रहा हूँ 9800 लेस कर रहा हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री के, ठीक है। तो 9800 में माइनस करता हूँ, ठीक आ रहा है। तो हमारे पास बेटा जो वैल्यू रह जाती है वो 4800 रह जाती है। ये क्विक एसेट्स आ गए,
इसको अब हम 10,000 पे डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये आ जाएगा 0.48:1। डन। तो बेटा 2017 बेहतर जा रहा है, ये 1 के करीब है, 1:1 के। तो 2016 बुरा जा रहा था, उसमें आपको कैश की शॉर्टेजेस हो सकती थी। ओके बेटा, इसी तरह आप देखें हमारे पास एग्जाम्पल 11 है, ये वो सबवे वाला क्वेश्चन है जो भी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि ये जो पहले 3 हमारे पास जो नज़र आ रहे हैं ये करंट एसेट्स हैं, इनको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, और बाकी ये जो 3 नज़र आ रही हैं ये हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं। अब मैं इनको ज़रा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करूँगा। मैं इनको ऐसे सॉल्व करूँगा, मैंने एसेट टेस्ट रेशो निकालनी है, तो मैं इन्वेंट्री को इग्नोर करता हूँ। ये जो इन्वेंट्री है मैं इसे इग्नोर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इन्वेंट्री को छोड़ के जो बाकी करंट एसेट्स हैं ना, देखो 5500 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और 3100 का कैश इन हैंड है, ये ऐड कर देता हूँ, और जो ट्रेड पेएबल्स हैं उन पर डिवाइड कर देता हूँ। तो 800 है प्लस 11,000 है और फिर प्लस 2,000 है, तो बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें तो इससे जो है हमारे पास एग्जाम्पल 11, इसके जो करंट एसेट्स हमारे पास बने हैं जी, वो बने हैं 8600 के, ये क्विक एसेट्स हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम 13,800 की करंट लाइबिलिटीज़ पे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.62:1 आ रहा है। ठीक हो गया जी। फिर हम आगे चलते हैं, 2014 में भी इसी तरह इन्वेंट्री को नहीं लेते, हम इन्वेंट्री को छोड़ के जो बाकी करंट एसेट्स हैं वो ले लेते हैं। तो ये आएगा बेटा, डिवाइड करेंगे हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे, 15,000 प्लस 1,000, तो ये ठीक हो गया जी। तो इनको प्लस माइनस करके हमारे पास जो भी आया वो आया जी 6400 के क्विक एसेट्स आ गए, और 16,300 की करंट लाइबिलिटीज़ बेटा आ गई हैं। सो हमारे पास जो आंसर बनता है वो 0.39:1 का बनता है। तो हम कह सकते हैं कि 2015 कुछ बेहतर था 2014 से, ऑल्दो 0.62 जो है वो क्वाइट लो रेशो है। अगर ये होती 0.9 या 0.95 तो बहुत अच्छी होती। तो ये कोशिश करें कि जो सबवे कंपनी है उसे चाहिए कि वो अपनी लिक्विडिटी पोजीशन पे काम करे, ठीक है, कैश इनफ्लोज को बढ़ाए, कैश आउटफ्लोज को कंट्रोल करे, रिसीवेबल से जल्दी पैसे ले, पेएबल्स को रिड्यूस करे, तो इससे जो है वो उसकी एसेट टेस्ट रेशो बेहतर हो सकती है। अच्छा बेटा, इसी तरह जो क्वेश्चन 1 है हमारे पास वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने जो है वो पहले वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, फिर करंट रेशो कैलकुलेट करनी है और एसेट टेस्ट रेशो कैलकुलेट करनी है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, अब जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं वो ज़रा ढूंढ लेते हैं। ये देखो बेटा, जो करंट एसेट्स हैं ना उनको मैं ब्लू करता हूँ, ठीक है, या येलो कर देता हूँ। ये करंट एसेट्स आ गए जी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये भी करंट एसेट्स हैं, और एक्रूड इनकम, ये भी हमारे करंट एसेट्स हैं। याद रखें, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे करंट एसेट्स होते हैं और एक्रूड इनकम भी करंट एसेट्स होती है, ठीक है। ओके, डन। सो अब आगे चलते हैं जी, तो देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या आंसर निकलता है। हमने निकालना है जी वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए मैं 18,300 करंट एसेट्स सारे ऐड करता जाता हूँ, प्लस 21,100 प्लस 1,900 प्लस 2,500 प्लस 1,200 प्लस 5,000। तो ये मेरे करंट एसेट्स आ गए, ठीक है। इनको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें जी। ये मेरे पास सारे करंट एसेट्स थे। अब इसमें से बेटा मैंने माइनस करनी है करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ देखें, ट्रेड पेएबल्स हैं 13,600 के, ओ मतलब इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, करंट लायबिलिटीज़ को भी इकट्ठा कर रहा हूँ। एक्रूड एक्सपेंसेस हैं बेटा 1300 के, ये अनपेड एक्सपेंसेस होते हैं, लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट है 2200 का, और प्रीपेड इनकम भी हमारी लायबिलिटी होती है।
प्रीपेड इनकम 5000 है, इसको अनअर्नड इनकम भी कहते हैं, वो इनकम जो आपने अभी तक कमाई नहीं है लेकिन रिसीव हो गई है। तो बेटा अगर हम इन सबको ऐड करें तो 50,000 के हमारे पास करंट एसेट्स आ गए हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ का सम देखें तो वो 20,100 है। इसमें से अब हम ये माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल आ रहा है वो 29,900 का आ रहा है। गुड, सो दिस इज़ अवर वर्किंग कैपिटल। ठीक है बेटा, कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं? क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। ठीक है, चलें, अब जब हमने ये वर्किंग कैपिटल निकाल लिया तो वर्किंग कैपिटल से फिर करंट रेशो फाइंड आउट करनी आसान हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मौजूद हैं। तो हमारे पास जो टोटल करंट एसेट्स हैं वो 50,000 हैं, और टोटल करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं 20,100 है। ये जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 2.48:1। दिस इज़ वेरी गुड, 2 से ज़्यादा है, 2.48 है, वेरी गुड। बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2.48 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब 2.5 तक ठीक है। 3 हो जाता है या 3.5 हो जाता है तो उसका मतलब ये कि आपके पास एक्सेस वर्किंग कैपिटल है, आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट वगैरह प्रॉफिट वगैरह कमा सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। अब क्विक रेशो भी निकाल देते हैं, या एसिड टेस्ट रेशो से हम कहते हैं। तो एसिड टेस्ट रेशो के लिए हम करंट रेशो वाला ही फिगर्स यूज़ करेंगे। तो 50,000 के हमारे पास करंट एसेट्स हैं बेटा, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आप देखो तो 18,300 की हमें दी हुई है, तो 18,300 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है। करंट लाइबिलिटीज़ वही आ जाएंगी 20,100। तो इससे हमारे पास जो आंसर आया वो 1.58:1 आ गया है। ओके, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ओके बेटा, सो इफ़ वी सी हमारी जो करंट रेशो थी वो 2.48:1 थी, जो कि बहुत ही अच्छी है, और एसिड टेस्ट रेशो भी जो है ना वो हमारी काफ़ी बेहतर है, 1.58:1। 1 से ज़्यादा है, 1 से कम हो तो आपको लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैश की शॉर्टेज हो सकती है, आप इंसॉल्वेंट हो सकते हो, डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ गुड। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सको। थोड़ा सा मैं इसको क्रीप कर देता हूँ जी, ठीक है, सॉरी। सो इफ़ वी सी, ये बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है ये इसका सारा जो है वो वर्किंग इधर नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखें क्वेश्चन 1, ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डन बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद जो है वो हमारी एक नई रेशोज़ शुरू हो जाएंगी, जो कि हम रिकॉर्डिंग पार्ट 3 में लिखेंगे, करेंगे सारा एफिशिएंसी रेशोज़। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3 ऑफ रेशोज़। अल्लाह हाफिज़।